अपने बचपन के दोस्त के साथ 3 महीने के कोल्ड वॉर मनमुटाव के बाद मैंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैं शादीशुदा हूं। अब से मैं आधिकारिक तौर पर इस भूमिका में रहने के लिए लाइसेंस प्राप्त हूं। मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में हर कोई बधाई देने के लिए पागल हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा बचपन का प्यार आखिरकार स्कूल की यूनिफॉर्म से शादी के जोड़े तक पहुंच गया है। जब चैट उत्साह से गूंज रही थी, मैंने ग्रुप में एक बेहद खूबसूरत मैच्योर प्रोफेसर को ऐड किया। गलत मत समझिएगा, वह असल में मेरी पत्नी है। जीवंत ग्रुप चैट तुरंत शांत हो गई। 3 दिन पहले हमारे वैवाहिक घर की सफाई करते समय मुझसे गलती से वह कप टूट गया जो उनके व्हाइट मूनलाइट अधूरे पहले प्यार ने उन्हें दिया था। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़ों की एक तस्वीर ली और अपने मंगेतर लू युडिंग को भेज दी। लू युडिंग ने मेरे मैसेज का जवाब दिया, घर पर रुको। मैंने अपने हाथ के घाव को देखा जिससे अभी भी खून बह रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना गहरा होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं टुकड़ों को उठाने की जल्दी नहीं करता। 15 मिनट बाद लू युडिंग वापस आई। फर्श पर टूटे हुए टुकड़े देखकर उनका चेहरा काला पड़ गया। लूसियन, तुमने यह क्या किया? लू युडिंग का सामना करते ही मेरी आवाज अनजाने में नरम हो गई। आई एम सॉरी, मुझसे गलती से टकरा गया और यह गिर गया। लू युडिंग की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। अपनी नाराजगी को दबाते हुए उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने फर्श पर बिखरे टुकड़ों की तरफ इशारा किया। उनका लहजा बर्फीला था। इसे उठाओ। मैं देख सकता था कि वह आग बबूला थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी नाराज होंगी। अपने एक्स के कप पर मैंने अपनी हथेली खोली। उन्हें अपना घाव दिखाते हुए कहा, मेरा हाथ कट गया है, मैं पहले एक बैंडेड लगा लेता हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उनकी आवाज ठंडी बनी रही। मैंने तुमसे इसे उठाने के लिए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने लू युडिंग का हाथ थाम लिया जो उनके बगल में लटका हुआ था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीद दूंगा, ठीक है? लू युडिंग ने मेरा हाथ झटक दिया। लूसियन, तुम आमतौर पर लापरवाह नहीं हो। क्या तुमने यह जानबूझकर किया? यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यह सिर्फ एक कप है, क्या इस पर मुझसे इतना नाराज होना वाकई जायज है? यह शब्द सुनकर लू युडिंग अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं सकी। एक कप? तुम इसे इतनी आसानी से कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कप? वह वाक्य के बीच में ही रुक गईं। इसे उठाओ और वापस गोंद से जोड़ो। जब उन्होंने यह कहा तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। तो मैं उनके एक्स के एक कप जितना भी महत्वपूर्ण नहीं था। मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा। क्योंकि यह तुम्हारे एक्स का गिफ्ट है, क्या यही बात है? हमारी शादी होने वाली है। क्या तुम उसकी चीजों को रखने और उन्हें हमेशा देखते रहने की योजना बना रही हो? मैंने सिर्फ एक कप नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हारे और उसके बीच का कनेक्शन तोड़ा है, और इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, हवा में एक करारा थप्पड़ गूंज उठा। लू युडिंग ने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मेरा सिर एक तरफ झटक गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे कानों में एक भनभनाहट की आवाज भर गई। लू युडिंग के आसपास का तापमान जैसे बिल्कुल ठंडा हो गया। थप्पड़ के प्रभाव से उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। वह गुर्राईं, बाहर निकलो। मैंने पूरी निराशा के साथ उनकी तरफ देखा। लू युडिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया? इतना कहकर मैं मुड़ा और चला गया। लू युडिंग नीचे झुकी और सफेद चीनी मिट्टी के टुकड़े उठाने लगी। उन्होंने ध्यान दिया कि उनका हाथ, जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, अभी भी झंझना रहा था। निराशा की एक लहर उनसे टकराई। उन्होंने अचानक उस टुकड़े को फर्श पर दे मारा जिसे उन्होंने उठाया था। पहले से ही टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कप और भी छोटे टुकड़ों में बिखर गया। मैं बाहर भागा। अपनी जल्दबाजी में मैं लड़खड़ाकर गिर गया। मेरे हाथ और घुटने जमीन से टकराए जिससे छिल गए और खून बहने लगा। मैं जल्दी से उठा। इस समय मैं बस जितनी जल्दी हो सके उस जगह से दूर जाना चाहता था। मैं एक लंबी शालीन महिला के पास से गुजरा। जल्दबाजी में मैं वहां से निकल गया। उस महिला ने पूरा नजारा देखा था। उसने नीचे देखा और जमीन पर एक चाबी पड़ी हुई पाई। वह मुझे आवाज देने ही वाली थी, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो मैं अपनी कार से दूर जा रहा था। सिर्फ टेल लाइट्स दिखाई दे रही थीं। मैं घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने अपनी सारी जेबें टटोलीं। चाबी कहीं नहीं मिली। मैं दरवाजे के सहारे टिक गया। मेरे चेहरे का बायां हिस्सा अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन मेरा दिल और भी ज्यादा दर्द कर रहा था। एक पल के बाद मैंने वापस जाकर चाबी ढूंढने का फैसला किया। शायद मैं पहले जब गिरा था तब वह गिर गई होगी।
जैसे ही मैंने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट से बाहर कदम रखा, एक महिला ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने ठीक से देखा भी नहीं था कि वह कैसी दिखती है। मेरी आवाज भारी थी जब मैंने बड़बड़ाया, मुझे किसी सेल्स पिच की जरूरत नहीं है। मैं उसके पास से निकलने ही वाला था कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने कहा, तुम्हारा कुछ वेस्ट रोड पर गिर गया था। उसकी हथेली में एक चाबी थी। मैं आखिरकार रुका और अपने सामने खड़ी महिला को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी, लू यूडिंग से भी ज्यादा खूबसूरत, लंबी और छरहरी, एक शांत व्यवहार वाली, शालीन और बुद्धिजीवी प्रकार की महिला। उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिक गई। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो एक पल के लिए वह हैरान रह गई। मैंने उसके हाथ से चाबी ली और बड़बड़ाया, धन्यवाद, आपको परेशानी देने के लिए खेद है। बोलते हुए मैंने अपना फोन निकाला। मुझे आपको कुछ पोस्टेज, कुरियर के पैसे भेजने दीजिए। उसने अपना हाथ हिलाया, कोई जरूरत नहीं है, हम बस राह चलते अजनबी थे। उसे एहसास हुआ कि मेरी तरफ लगातार देखना अशिष्टता थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। फिर वह मुड़ी और चली गई। इस बीच मैंने अगले कुछ दिन बिस्तर पर बिताए। मैंने 2 दिनों तक अपने फोन को छुआ तक नहीं। तीसरे दिन दोपहर में डोरबेल बजी। मैं पूरी तरह से थका हुआ बिस्तर पर लेटा था। खुद को जबरदस्ती उठाया और दरवाजा खोलने गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जियांग यू वहां खड़ा था। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं कितना थका हुआ लग रहा हूं, मेरा चेहरा कितना पीला है, तो उसने चिंता से त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मैं चुपचाप एक तरफ हट गया, लेकिन मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जियांग यू ने जवाब के लिए दबाव नहीं डाला। वह अंदर आया और मेरे लिए नूडल्स का एक कटोरा बनाया। जब मैंने खाना खत्म कर लिया तो उसने फिर पूछा, असल में हुआ क्या था? मैंने उसकी तरफ उदासी से देखा और कहा, वह लू यूडिंग थी। मैं उसके घर गया था। मुझसे गलती से एक कप टूट गया जो उसके एक्स ने उसे दिया था। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। जियांग यू स्तब्ध रह गया। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वह तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएगी, है ना? मैं कुछ देर शांत रहा और फिर कहा, उसने सच में ऐसा किया? यह सुनते ही जियांग यू का गुस्सा तुरंत भड़क गया। मैंने सुना था कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, शायद जल्द ही मैरिज सर्टिफिकेट भी लेने वाले थे, और अब बात यहां तक पहुंच गई। बोलते बोलते उसने मेरे घुटनों पर छिले हुए घाव देखे। तुम्हारे घुटनों को क्या हुआ? मैं सोफे पर करवट लेकर लेट गया, अपनी आंखें बंद की और बड़बड़ाया, मैं बस लड़खड़ाकर गिर गया था। मेरे सो जाने के बाद जियांग यू चुपचाप मेरे घर से निकल गया। फिर उसने चू वेनर को कॉल किया। कुछ ही देर बाद जियांग यू हेबर्न बार पहुंचा। वह अंदर गया, काउंटर से रेड वाइन की एक बोतल उठाई और सीधे प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। वह यहां का रेगुलर कस्टमर था, इसलिए स्टाफ ने उसे पहचान लिया। उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर किसी की उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। जियांग यू ने प्राइवेट रूम के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोला। उसने रेड वाइन की बोतल लू यूडिंग के पास फर्श पर दे मारी। टकराते ही कांच चकनाचूर हो गया, टुकड़े हर तरफ उड़ गए। चू वेनर जल्दी से बीच में आ गई। जियांग यू और लू यूडिंग के बीच की जगह को ब्लॉक करते हुए बोली, क्या चल रहा है? तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो? जियांग यू ने लू यूडिंग को गुस्से से घूरा। तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या बात है? इससे पूछो। लू यूडिंग ने अपने ग्लास में बची हुई वाइन पी ली। उनका दाहिना हाथ मुट्ठी में भींच गया, उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। लूसियन को थप्पड़ मारने की याद अभी भी पूरी तरह साफ थी। चू वेनर लू यूडिंग की तरफ मुड़ी। तुमने सच में लूसियन को मारा? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पिछले 2 दिनों से मेरे साथ ड्रिंक कर रही हो। वे चारों बचपन के दोस्त थे। उन सभी की परवरिश उनके परिवारों द्वारा अच्छे से की गई थी। वह कैसा है? लू यूडिंग ने धीरे से अपना दाहिना हाथ ढीला किया और कमजोर आवाज में पूछा, क्या वह ठीक है? जियांग यू ने उन्हें घूर कर देखा। तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेती? लू यूडिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे शांत होने दो, मुझे भी शांत होने की जरूरत है। मैं उससे बाद में मिलने जाऊंगी। जियांग यू ने एक छोटी ठंडी हंसी हंसते हुए सिर हिलाया। ठीक है। इसी के साथ वह मुड़ा और चला गया। जैसे ही वह प्राइवेट रूम से बाहर निकला, उसने चू वेनर पर एक नजर डाली। चू वेनर ने थूक निकला, फिर लू यूडिंग से कहा, मैं जा रही हूं, वरना जियांग यू मुझसे भी नाराज हो जाएगा। जब मैं जागा तो हवा में एक स्वादिष्ट खुशबू फैली हुई थी। मैंने रसोई से आवाजें सुनी, शायद जियांग यू खाना लेकर आया था। चू वेनर टेबल पर आखिरी डिश, एक स्टीम्ड फिश, उबली हुई मछली रख रही थी। शेन, तुम जाग गए? मैंने अपनी सूजी हुई आंखों को मला। वेनर, तुम भी यहां हो? चू वेनर ने मेरे थोड़े सूजे हुए चेहरे पर एक नजर डाली। मन ही मन सोचा
कि लू यूडिंग कितनी बेरहम रही थी, लेकिन उसने उसके बारे में कोई बात नहीं उठाई। वह धीरे से मुस्कुराई। अगर मैं नहीं आती तो मुझे डर था कि जियांग यू तुम्हें जहर दे देगा। पूरे खाने के दौरान सिर्फ मैं ही गंभीरता से खा रहा था। चू वेनर और जियांग यू ने बमुश्किल कुछ निवाले लिए। वे बस मुझे देखते रहे। खाना खत्म करने के बाद मैंने एक छोटा नीला मखमली बॉक्स निकाला। मैंने उसे चू वेनर के हाथ के पास रख दिया। क्या तुम लोग यह सगाई का ब्रेसलेट उसे वापस कर सकते हो? ब्रेसलेट को देखते हुए चू वेनर ने पूछा। तुमने उससे इतने सालों तक प्यार किया है, क्या तुम वाकई इसे इतनी आसानी से जाने दे सकते हो? यह सुनकर मैंने अपने चेहरे के बाईं तरफ हाथ लगाया। मैं नहीं कर सकता, लेकिन उस थप्पड़ ने मुझे जगा दिया। अगर वह थप्पड़ नहीं होता तो मैं खुद को समझा लेता कि वह सिर्फ एक कप था, लेकिन उस थप्पड़ ने उसके प्रति मेरे सारे आकर्षण को चकनाचूर कर दिया। जियांग यू और चू वेनर मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसमें वे दखल नहीं दे सकते थे। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपना फोन उठाया और उसे चार्जिंग पर लगाया। जियांग यू ने मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे थे। उसके अलावा कैफे के स्टाफ के भी मैसेज थे। मेरी उंगली सबसे ऊपर एक पिन किए हुए कॉन्टैक्ट पर रुकी। डियर वाइफ, उस पर 2 छोटे दिल वाले इमोजी भी थे। लू यूडिंग ने मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा था। मैं उस कॉन्टैक्ट नेम को जितना देखता उतना ही वह अजीब लगता था। मैंने तुरंत डिलीट कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दिया। फिर मैं अपने स्टडी रूम में गया। मैंने लू यूडिंग से जुड़ी सभी तस्वीरें इकट्ठी की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने इतनी सारी चीजें संभाल कर रखी थीं। अगली सुबह मैं सीधे कैफे गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक आरामदायक और स्टाइलिश कैफे खोला था। चूंकि मैं जल्दी जाग गया था, इसलिए मैं सभी स्टाफ के लिए नाश्ता ले आया। जब मैं 3 दिनों के बाद कैफे में दिखा तो स्टाफ सुखद रूप से हैरान था। उन सभी ने खुशी खुशी मेरा स्वागत किया। बॉस, आप पिछले 2 दिनों से कहां थे? हमने आपको मैसेज भेजे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने मजाक किया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने में बिजी था। स्टाफ एक पल के लिए दंग रह गया। कुछ समय पहले ही बॉस ने कहा था कि वह उनके लिए शादी की मिठाइयां लाएंगे, लेकिन वे चुप रहे। एक पुरुष कर्मचारी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, खुश हो जाइए, आज बुधवार है। वह खूबसूरत महिला शायद फिर से आए। किसी खूबसूरत चेहरे को देखने से उम्र बढ़ जाती है। मैं हंसा। कौन सी खूबसूरत महिला? तुम सब उस पर इतने क्यों फिदा हो? अन्य कर्मचारी भी उत्साह से शामिल हो गए और मुझे एक बेहद खूबसूरत महिला के बारे में बताने लगे, जो हफ्ते में 3 बार कैफे आती थीं। हमेशा ठीक सुबह 8 बजे आती थी और वह हमेशा बुधवार, गुरुवार और शनिवार को आती थी। इससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई। वह किस तरह की महिला थी जिसने उन पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा था? मैं उत्सुक था, लेकिन विशेष रूप से रुचि नहीं रख रहा था। मैंने 1 कप कॉफी का ऑर्डर दिया और कोने में एक सीट ढूंढ ली। मैं खिड़की से बाहर गुजरते हुए राहगीरों को देख रहा था। तभी मुझे एक जानी पहचानी महिला दिखी। तभी एक स्टाफ मेंबर ने टेबल पर मेरी कॉफी रखी। उसने भी बाहर देखा और अचानक उत्साहित होते हुए बोला, बॉस देखिए, जल्दी देखिए, क्या वह खूबसूरत नहीं है? यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। यह वही थी, वह महिला जिसने उस दिन मेरी चाबियां लौटाई थीं। उस दिन उसने सिर्फ इतना कहा था कि हम राह चलते अजनबी थे, लेकिन चूंकि हम फिर से मिले तो शायद यह किस्मत थी। यह सोचते हुए मैंने स्टाफ से कहा, उसकी कॉफी का बिल मेरी तरफ से कर दो। एक कर्मचारी ने शरारत से मुस्कुराते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, बॉस, आप काफी बोल्ड हो रहे हैं। मैंने बेबसी से सांस छोड़ी। तभी मैंने उसे दरवाजे से अंदर आते देखा। मैं तुरंत उठा और उसके पीछे पीछे चल दिया। ठीक उसी समय जब उसने ऑर्डर पूरा किया था और अपना पेमेंट कोड स्कैन करने वाली थी, मैंने पहले कदम बढ़ाया और पेमेंट टर्मिनल पर अपना कोड स्कैन कर दिया। पेमेंट सक्सेसफुल। स्टाफ ने यह देखकर कि यह मैं यानी उनका बॉस हूं, अपनी हंसी रोकी और ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने बस इतना कहा, कृपया एक पल रुकिए। वह महिला थोड़ा हिचकिचाई, अभी भी अपना फोन पकड़े हुए थी। वह अपने बगल में खड़े आदमी को देखने के लिए मुड़ी। यह मैं था। मैं थोड़ा मुस्कुराया। हम फिर मिले। उस दिन मेरी चाबियां लाने के लिए धन्यवाद। यह कहने के बाद उसने रसीद वापस ले ली। मैं सचमुच उसका आभारी था। मेरे सबसे बुरे दिनों में से एक पर उसने एक अजनबी की दयालुता दिखाई थी। जब तक मैं बैठ नहीं गया, उसकी नजरें मेरे पीछे लगी रहीं। फिर बरिस्ता की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। मिस, आपकी कॉफी। उसने अपनी कॉफी ली और मेरी टेबल की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मैंने कहा, मुझे पैसे वापस करने के बारे में सोचना भी मत।
वह थोड़ा मुस्कुराई। कॉफी के लिए धन्यवाद। इसी के साथ वह मुड़ी और चली गई। दोपहर का समय व्यस्त था। मैंने पूरा समय काम करने में बिताया। कैफे रात 9-16 बजे बंद हो गया। जैसे ही मैं समेट रहा था, कोई अंदर आया। सॉरी, हम रात के लिए बंद कर रहे हैं। मैंने ऊपर देखा और मेरा पूरा शरीर तन गया। वह लू यूडिंग थी। उनके हाथ में एक छोटा नीला मखमली बॉक्स था। यह वही था जिसे मैंने चू वेनर को वापस करने के लिए कहा था। लू यूडिंग का चेहरा बर्फीला था। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं। मैंने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। धीरे से मैंने जो कप हाथ में पकड़ा था उसे कैबिनेट में रख दिया। उन्होंने काउंटर पर बॉक्स को जोर से पटका। लूसियन, इसे मुझे वापस करने का क्या मतलब है? मैंने ठंडक से जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है? मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लू यूडिंग के चेहरे पर एक परछाई तैर गई। तुम इतनी छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? लूसियन, तुम कब से इतने अतार्किक हो गए? मुझे यकीन नहीं था कि वह आखिरकार अपना असली रूप दिखा रही थीं या सिर्फ गुस्से में बोल रही थीं। लेकिन इस पल मुझे उनके शब्दों की कोई परवाह नहीं थी और उनकी बातों को गहराई से समझने की तो बिल्कुल भी नहीं। क्या यह छोटी सी बात है? तो मुझे बताओ, बड़ी बात क्या होती है? मैं जितना बोलता गया उतना ही अपनी भावनाओं पर से काबू खोता गया। उसके लिए मेरी भावनाएं बेकार थीं। आखिरकार उसने इस सब को मामूली ही कहा। लू यूडिंग के चेहरे को देखते हुए, जो इतना काला पड़ गया था कि मानो पानी टपक जाए, मैंने एक उपहास की हंसी हंसी। मैंने टेबल पर रखे छोटे नीले बॉक्स को उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे से बाहर फेंक दिया। लू यूडिंग को घूरते हुए मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, बाहर निकलो! यहां से बाहर निकलो! एक महिला जो कैफे में प्रवेश करने ही वाली थी, अपने कदमों पर रुक गई। वह वास्तव में दरवाजे पर ठिठक गई और लू यूडिंग, जिन्हें पहले कभी जाने के लिए नहीं कहा गया था, इतनी क्रोधित हुई कि अपना आपा खो बैठी। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने ठंडक से कहा, मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारी चोट देखने आई थी। मैं ही मूर्ख हूं। यह कहने के बाद वह पीछे मुड़े बिना कैफे से चली गईं। प्रवेश द्वार पर उन्होंने वह छोटा नीला बॉक्स उठाया और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। दरवाजे पर अभी भी खड़ी महिला ने एक बार फिर मेरे बारे में कुछ देखा था। पिछली बार उसने मुझे तब देखा था जब मैंने अपनी चाबियां खो दी थीं। इस बार यह मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक और झगड़ा था, या शायद मुझे एक्स गर्लफ्रेंड कहना चाहिए। वह महिला धीरे धीरे अंदर आई। एक्सक्यूज मी, क्या अभी भी कॉफी मिलेगी? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसने मुझे वहां चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठे देखा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मेरी नजरें दृढ़ हो गईं। मुस्कुराते हुए मैंने उससे पूछा कि वह क्या पीना पसंद करेगी। एक गहरी सुखद महिला की आवाज ने जवाब दिया, एक कप कैपुचिनो। मैंने अपने सामने खड़ी महिला को देखकर सिर हिलाया। अब कोई कैपुचिनो नहीं बची है। यह कहने के बाद मैंने दराज से इंस्टेंट कॉफी के पैकेट निकाले। केवल ये इंस्टेंट कॉफी के पैकेट बचे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके लिए बना सकता हूं। उस महिला ने मेरे हाथ में इंस्टेंट कॉफी को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। मैंने उसके लिए एक कप इंस्टेंट कॉफी बनाई और केक का एक टुकड़ा भी निकाला, जिसे मैंने घर ले जाने की योजना बनाई थी। मैंने आधा उसके साथ शेयर किया। आप अभी तक इतनी देर बाहर क्यों हैं? उसने कॉफी की एक चुस्की ली और कहा, मैं अभी काम से छूटी हूं। थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी। सोचा एक मौका लेकर देखूं कि क्या आप लोग अभी भी खुले हैं। वह एक पल के लिए रुकी, फिर जारी रखा, मुझे आपकी दुकान की कॉफी सचमुच बहुत पसंद है। यह सुनकर मैं मुस्कुराया। किसे पसंद करने के लिए धन्यवाद। फिर बातचीत को बदलते हुए मैंने पूछा, मैंने कभी पूछा नहीं, आपका लास्ट नेम, उपनाम क्या है? शियाओ शियन ने अपनी उंगली से टेबल पर एक अक्षर खींचा। इस तरह मुझे उनका उपनाम पता चला, शिया। मैंने बदले में उन्हें अपना नाम बताया। मेरा उपनाम लू है। मिस शिया, क्या आप हमेशा रात में इतनी देर तक काम करती हैं? मिस शिया ने इंस्टेंट कॉफी की एक चुस्की ली और थोड़ा सिर हिलाया। आज काम पर अचानक कुछ आ गया था। मैंने अपनी गर्दन को मला, यह सोचते हुए कि कहीं उन्हें इंस्टेंट कॉफी बेस्वाद तो नहीं लगी। यह देखकर कि उन्होंने अपनी कॉफी खत्म कर ली है, मैंने कप लिया और उसे धोया। जब मैं लौटा तो उन्होंने टेबल पर केक का डिब्बा साफ कर दिया था। जैसे ही मैं कहने वाला था कि मैं दुकान बंद कर रहा हूं, शिया ने अचानक पूछा, मेरे कितने पैसे हुए? न मैं मुस्कुराया। यह सिर्फ एक कप इंस्टेंट कॉफी है, यह मेरी तरफ से है। उन्होंने त्योरियां चढ़ाते हुए आधे खाए हुए केक और केक बॉक्स की तरफ इशारा किया। उनके गंभीर चेहरे को देखकर मैंने गंभीरता से जवाब दिया, यह मेरी तरफ से ट्रीट है। पिछली बार मेरी चाबियां लाने के लिए मैं सचमुच आपका आभारी हूं।
मैं उस दिन बहुत उदास महसूस कर रहा था। आपने मुझे याद दिलाया कि दयालुता एक अजनबी से भी मिल सकती है। उस दिन खुश होने लायक यही एक चीज थी, एक अजनबी की दयालुता। शिया ने नहीं सोचा था कि आज के बाद हम अजनबी गिने जाएंगे। मैंने दुकान का दरवाजा लॉक कर दिया। शिया ने कचरा डिब्बे में फेंक दिया। अंदर वह नीला मखमली बॉक्स था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने शिया की तरफ देखा और पूछा, मिस शिया, आप घर कैसे जा रही हैं? शिया ने एक कार की चाबी दबाई। सड़क के पार एक शाओमी सेडान की लाइटें 2 बार चमकीं। मेरी कार वहां है। मैंने सिर हिलाया और उनकी तरफ हाथ हिलाया। सुरक्षित ड्राइव करिएगा। जाने से पहले शिया अपनी कार के दरवाजे के पास खड़ी हुई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और 2 वाक्य कहे, किसी रिश्ते के चक्कर में खुद को मत खोना, प्यार ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। उन्होंने इसे कहने की योजना नहीं बनाई थी। इसके अलावा वह जानती थीं कि मैं शायद नहीं सुनूंगा, लेकिन आज वह खुद को रोक नहीं पाई। मैं कैफे से वापस आया और शावर लिया। थका हुआ मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और एक नजर देखने के लिए अपना फोन निकाला। जियांग यू ने करीब आधे घंटे पहले 7 या 8 मैसेज भेजे थे। मिस कॉल्स भी थीं। मैंने बिस्तर पर सहारा लिया और जियांग यू को वापस कॉल किया। जियांग यू की चिंता भरी आवाज आई, हे तुम कहां हो? क्या लू यूडिंग तुमसे माफी मांगने आई थी? आज रात की घटनाओं के बारे में सोचते हुए मैं हंसा। माफी? वह लड़ने आई थी। उसने कहा कि मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने मुझे अतार्किक कहा, हम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जियांग यू स्तब्ध रह गया कि लू यूडिंग ऐसी बात कहेगी। वह हमेशा इतनी ठंडी और उदासीन लगती थी, लेकिन जब बात उसके एक्स की आती थी तो वह आवेगी और लापरवाह हो जाती थी। जियांग यू ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल बयां नहीं कर पा रहा था कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था। मुझे इतने सालों तक उसे पसंद करने के लिए खुद पर तरस आ रहा था। मुझे दिल टूटा हुआ महसूस होना चाहिए था, लेकिन मिस शिया के आने ने मेरी उदासी को रोक दिया था। भले ही उन्होंने मुझे मेरे सबसे निचले स्तर पर देखा था, लेकिन उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। जैसा कि उम्मीद थी, जब आप उदास महसूस कर रहे हों तो किसी से बात करने से मदद मिलती है। यह आपको ज्यादा सोचने से रोकता है। मैं ठीक हूं। वह मुझे चोट पहुंचाने की जितनी कोशिश करेगी, मैं उतनी ही तेजी से जागूंगा। शायद कुछ और बार के बाद मैं पूरी तरह से बेअसर हो जाऊंगा। जियांग यू फोन पर हंसा। मैं जानता था कि एक बार जब तुम अपना मन बना लेते हो तो तुम उसे नहीं बदलते। कुछ और शब्दों के बाद हमने फोन रख दिया। मैंने अपने कान को कुछ बार दबाया। अचानक याद आया कि मैंने आज अपनी दवा नहीं ली है। मैं तुरंत उठा और अपने लिए 1 कप गुनगुना पानी निकाला। इस बीच हेबर्न बार में चू वेनर ने अपनी अच्छी दोस्त की पीठ थपथपाई। क्या तुम माफी मांगने नहीं जा रही थी? क्या उसने तुम्हें माफ नहीं किया? लू यूडिंग एक के बाद एक ड्रिंक गटक रही थी। चू वेनर ने उन्हें रोका। हे, सिर्फ ड्रिंक मत करो, मुझे बताओ क्या हुआ। मुझे थोड़ा हंसने का मौका दो। लू यूडिंग ने उसकी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज किया और सपाट आवाज में कहा, मैं उससे पूछने गई थी कि उसने गिफ्ट क्यों लौटाया। अगर उसने पहले की तरह कुछ नरम शब्द कहे होते तो क्या मैं इतनी नाराज होती कि वह बातें कह देती जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थीं? उसने मुझसे बाहर निकलने के लिए भी कह दिया। चू वेनर ने अवाक होकर उसकी तरफ देखा। तुमने उसे मारा और तुम अभी भी उम्मीद करती हो कि वह तुमसे नरमी से बात करे। मुझे लगता है कि शेन ने तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। तुमने उसे वापस पाने की कोशिश भी नहीं की। और अब यह। चू वेनर जानती थी कि लू यूडिंग सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने वास्तव में उस पर हाथ उठाया था। लूसियन और जियांग यू एक ही तरह के लोग थे। दोनों लापरवाह थे। एक अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर दिखाता था, दूसरा उन्हें अपने दिल में छुपाता था। जो भी हो, दोनों ने एक गलती बहुत ज्यादा कर दी थी और खुद को खेल से बाहर कर लिया था। लू यूडिंग का चेहरा लाल हो गया था। वह बड़बड़ाई, मैंने सोचा था कि कुछ दिनों के बाद वह शांत हो जाएगा। मैंने सोचा था कि हम आज सुलह कर लेंगे। मैं तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने की योजना भी बना रही थी। लगता है मुझे उस योजना को टालना होगा। यह सुनकर चू वेनर हंस पड़ी। ओह कम ऑन, उसका चेहरा अभी भी लाल था जहां तुमने मारा था। शादी भूल जाओ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उसने तुम्हें मौके पर ही नहीं छोड़ा। लू यूडिंग ने अपना सिर हिलाया। वह ऐसा नहीं करेगा। मैं जानती हूं कि वह मुझे कितना पसंद करता है। यह सुनकर चू वेनर पूरी तरह से अवाक रह गई। कभी कभी वह वास्तव में लू यूडिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लू यूडिंग के बारे में कुछ ऐसा भी था जो वह और शेन नहीं जानते थे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह दर्दनाक थी। अगर वह दिन कभी आया जब लूसियन लू यूडिंग को और प्यार नहीं करेगा, तब वह उसे बता देगा।
अगली सुबह सुबह 8 बजे मैं कैफे जल्दी पहुंच गया। मैं खुद को बिजी रखना चाहता था, वरना मैं चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगता। एक महिला कर्मचारी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, कल की वह खूबसूरत लेडी, क्या वह शानदार नहीं थी? दूसरी लड़की ने बात जोड़ी। और बॉस ने तो उनके ऑर्डर के पैसे भी दिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने बॉस की मंजूरी जीत ली है। मैंने सफाई देने की जहमत नहीं उठाई। फिर मुझे अचानक याद आया कि मिस शिया हर बुधवार, गुरुवार और शनिवार को कैफे आती थीं और आज गुरुवार ही था। मैंने काउंटर का सहारा लिया और उनकी तरफ देखते हुए कहा, चूंकि आप सभी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं आज उन्हें एक और कप कॉफी ट्रीट दूंगा। यह सुनकर कर्मचारी सभी उत्साहित हो गए। हमें भी एक चाहिए। हाँ, हमें कभी इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इस जीवंत माहौल में होने से मेरा मूड सुधर गया। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाए और मजाक किया, तुम लोग हर दिन कॉफी बनाते हो, क्या तुम जितना चाहो उतना नहीं पीते? कुछ कर्मचारियों ने मुंह बनाया और कहा, हमें कॉफी नहीं चाहिए। बॉस, आप पक्षपात कर रहे हैं। यह सुनकर मैं हंसा और कहा, समझ गया, मैं बाद में आप सभी को आफ्टरनून टी, शाम की चाय की ट्रीट दूंगा। उनकी चुलबुली तारीफें सुनकर मैं वाकई बहुत अच्छे मूड में आ गया। सच कहूं तो सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने मेरी चाबियां लौटाई और कल रात मेरा साथ दिया, मिस शिया का आभारी होने के लिए काफी था। उन्हें एक कप कॉफी पिलाना, मैं ऐसा करने के लिए बेहद खुश था। उनसे बातचीत करने के बाद मैं नए आए स्टॉक को व्यवस्थित करने के लिए स्टोरेज रूम में चला गया। ठीक 8:52 पर शिया कैफे पहुंची। अपना ऑन ऑर्डर देने के बाद उन्होंने अपना पेमेंट कोड निकाला। कर्मचारी मुस्कुराया, आज की कॉफी बॉस की तरफ से है। शिया ने सहज रूप से उस टेबल की तरफ देखा जहां मैं कल रात बैठा था, तो वह कैफे का मालिक है। एक और बरिस्ता जो पास में कॉफी बना रही थी, मुस्कुराते हुए पास आई और बोली, यहां तक कि हमारे बॉस भी आपके अच्छे लुक्स को स्वीकार करते हैं। फिर भी शिया ने अपना पेमेंट कोड दिखाए रखा। तरह तरह के अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं भुगतान करने की जिद करती हूं। बरिस्ता ने हाथ हिलाया, अगली बार जब हमारे बॉस यहां हो तो उनसे इस बारे में बात करिएगा। शिया ने एक शांत सांस छोड़ते हुए आह भरी। क्या यह कल रात के ड्रामे का मुआवजा था? अब उन पर उसकी एक कॉफी उधार थी। अपनी कॉफी पकड़े हुए वह कल रात वाली ही टेबल की तरफ बढ़ी। वह वहां लगभग 5 मिनट बैठी रहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी का इंतजार कर रही हों, लेकिन उन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं किया। जल्द ही वह चली गईं। मैं सुबह 10 बजे तक स्टोरेज रूम में बिजी था। थोड़ा थका हुआ महसूस करते हुए मैं सामने आया। कर्मचारियों में से एक ने कल की उस ब्यूटी का जिक्र किया। वह वास्तव में आज सुबह कुछ मिनटों के लिए कैफे में बैठी थीं। ठीक उसी जगह उसने कोने वाली सीट की तरफ इशारा किया। फिर वह शरारत से हंसी। बॉस, क्या वह आपका इंतजार कर रही थी? मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। जिस दिशा में उसने इशारा किया था वह वही सीट थी जिस पर मैं कल बैठा था। मैं मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैंने अपने पानी के कप से कुछ घूंट ली। बाहर कचरा इकट्ठा करने वाले कचरे के डिब्बों को खाली कर रहे थे। मुझे अचानक कल रात की याद आ गई। लू यूडिंग ने ब्रेसलेट को कचरे में फेंक दिया था। कल रात मैंने यह भी सोचा था कि क्या वह वास्तव में आधी रात को उसे वापस लेने आई होगी। क्या वह मुझे और लंबे समय तक परेशान करती रहती? लेकिन मैं जानता था कि लू यूडिंग कभी ऐसा नहीं करेगी। इस बार हमारे झगड़े के दौरान मैंने उसके एक्स का जिक्र किया था। अब उसे लगता था कि वही है जिसके साथ गलत हुआ है। वह शायद अभी भी मेरे माफी मांगने का इंतजार कर रही थी। मैं हंसा। यह सिर्फ एक औरत है, जाने देना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मिस शिया सही थीं, प्यार ही सब कुछ नहीं है। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को कैफे में व्यस्त रखा। यह थका देने वाला था, लेकिन संतोषजनक था। कभी कभी मैं लू यूडिंग के बारे में सोचता था, लेकिन वह कई दिनों से नहीं दिखी थी। यह ऐसा था जैसे वह गायब हो गई हों। मेरा दिल आखिरकार शांत हो गया था। यह उससे कहीं ज्यादा आसान था जितना मैंने तब उम्मीद की थी जब हम साथ थे। मैं सोचा करता था कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर यह बिल्कुल सच नहीं था। रात के 9 बजे कैफे पहले से ही खाली था। मैंने लाइटें बंद कर दी और जल्दी घर जाने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी समय जब मैं दरवाजा लॉक करने वाला था, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या आपका काम खत्म हो गया? मैं मुड़ा और देखा कि एक महिला वहां खड़ी थी। गुड इवनिंग मिस शिया। शिया मुस्कुराई। गुड इवनिंग मिस्टर लू। फिर उसने मेरी तरफ एक केक बढ़ाया। मैंने उसे उत्सुकता से देखा। यह क्या है? शिया मुस्कुराई। आप मेरे पैसे नहीं ले रहे थे,
इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक केक खरीद लूं। बेशक वह जानती थी कि मैंने बस उसकी दयालुता के छोटे कामों की सराहना की थी, लेकिन अब तक वह हमेशा चीजें प्राप्त करने में थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। मैं भी मुस्कुराया। धन्यवाद मिस शिया, अब हम बराबर हैं। अगली बार मुझे आपसे चार्ज करना होगा। केक मिलने के बाद मैं अचानक अपने शब्द वापस लेना चाहता था। चीजों को अलग रखने का क्या मतलब है? यह ब्लैक स्वान केक कम से कम 10 ड्रिंक्स के बराबर का कीमती है, इसलिए मैंने इसे तुरंत शेयर करने का फैसला किया। क्या आप अंदर आना चाहेंगे? शिया ने मना नहीं किया। उन्होंने शालीनता से कहा, तो फिर मैं आपको परेशानी दूंगी। मैंने लाइट चालू की, अपने हाथों में पैकेज खोला और ताजी आई फ्लोरल टी, फूलों की चाय के 2 कप बनाए। मैंने एक शिया के पास रखा। फिर मैंने केक का डिब्बा खोला। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हंस स्वान को काटना कहां से शुरू करूं। मुझे हंस को लेकर हिचकिचाते हुए देखकर शिया ने कहा, मुझे करने दीजिए। फिर उसने मेरे हाथ से चाकू ले लिया। फुर्तीले हाथों से उसने केक काटा और प्लेटों में रख दिया। जब वह केक काट रही थी, मैंने पूछा, अभी काम से छूटी? शिया ने सिर हिलाया। नहीं, आज दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं थी। मैंने केक का एक टुकड़ा लिया और यह सुनकर उसकी तरफ देखा। तो क्या आप इतनी दूर सिर्फ मेरे लिए यह केक लाने आई थी? शिया ने अपने होंठ भींचे। उनका दिल कशमकश में था। भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थीं, लेकिन यह वाकई सच था। कुछ सेकंड के बाद उसने सिर हिलाया। अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं लाती तो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे गहरा खेद महसूस हुआ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा सोचती हैं। शिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस दिन आपका केक पहले ही खा लिया था। बदले में आपको एक देना बिल्कुल सही है। मैं एक पल के लिए अवाक रह गया। फिर अचानक मैंने विषय बदल दिया। मिस शिया, क्या आप एक टीचर हैं? उन्होंने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मैंने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि आपसे इतनी जानी पहचानी वाइब्स आती हैं। शिया ने मुझे उलझन में देखा। मैंने जल्दी से समझाया, मेरे पिता भी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। पहली नजर में लोग उनके ऑरा प्रभाव के कारण उन्हें सख्त समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह काफी दयालु हैं और आप भी काफी सौम्य हैं। दिखने में बस थोड़ी दूर दूर गंभीर लगती हैं। जैसे ही हम बात करते हैं, मैंने अपनी प्लेट का केक खत्म कर लिया। मेरा पेट इतना भर गया था कि मैं चाय की एक चुस्की भी नहीं ले पा रहा था। शिया अभी भी मेरे उनके बारे में दिए गए इंप्रेशन विचार के बारे में सोच रही थीं। उन्होंने अपने सामने रखे केक को बमुश्किल छुआ था। मैंने अपना सिर झुकाया और मुंह ढकते हुए जम्हाई ली। यह देखकर शिया बोली, मैं टेबल साफ कर देती हूं। समेटने के बाद जब वह जाने लगी तो बचा हुआ केक अपने साथ ले गई। मैं अपनी कार में बैठा, खिड़की नीचे की और सड़क के पार शिया की तरफ हाथ हिलाया। गुड बाय मिस शिया। शिया ने जवाब दिया, गुड बाय। कुल मिलाकर आज का दिन काफी अच्छा था। अगर मैं आज रात पड़ोस के बाहर लू यूडिंग से नहीं मिलता तो यह और भी बेहतर होता। जैसे ही मैं पड़ोस में मुड़ने का सिग्नल दे रहा था, लू यूडिंग मेरी कार के सामने आ गई। मैंने ब्रेक लगाया और गाड़ी किनारे लगा दी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। हम सड़क के किनारे वैसे ही खड़े रहे, यह देखकर कि मैं आज कितना शांत था। पिछली बार की तरह चिड़चिड़ा नहीं था। लू यूडिंग ने राहत की सांस ली। तुम इतनी देर से क्यों लौटे? उनका लहजा शांत था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे कोई अभी अभी झगड़ा करके आया हो। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम पहले की तरह वापस चले गए हैं, लेकिन मैं ऐसा नाटक नहीं कर सकता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस अभी काम से छूटा हूं। लू यूडिंग ने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने खुद को बचा लिया। उन्होंने मेरी दूरी को महसूस किया, लेकिन उन्होंने बस इतना सोचा कि मैं नखरे दिखा रहा हूं। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुम पहले ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक काम से नहीं छूट जाते थे? तुम अब 10 बजे घर क्यों आ रहे हो? हुमा, मैंने खड़े लहजे में जवाब दिया। एक दोस्त दुकान पर आया था और कुछ देर रुका था। हमने कुछ देर बातचीत की। लू यूडिंग अब पूरी तरह से सहज थीं। उन्हें लगा कि मैं शांत हो गया हूं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह जानती थीं कि लूसियन उनसे बहुत प्यार करता है। भले ही कोई मनमुटाव हो, वे लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इसके अलावा वह अपनी सीमाएं जानती थीं। यह सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा है। उन्होंने उस बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जहां मैं रहता था। चलो, यहां खड़े होकर बात नहीं करते, कुछ देर के लिए अंदर चलो। हमारी शादी का सर्टिफिकेट जल्द ही मिलने वाला है। मैं सोच रही थी कि हम इसे अगले कुछ दिनों में पूरा कर लें, फिर अलग रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने उनके इशारे का पीछा किया और उस दिशा में ऊपर देखा।
कुछ सेकंड के बाद मैंने अपनी नजरें हटा लीं। मेरी नजर आखिरकार लू यूडिंग पर टिकी। रहने दो लू यूडिंग। एक पल के लिए वह दंग रह गई। हमारी जल्द ही शादी होने वाली है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने लू यूडिंग की तरफ देखा और शांति से बोला, मैंने तुम्हें पिछली बार ही बता दिया था, मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहता। इसके अलावा क्या तुमने खुद ब्रेसलेट कचरे में नहीं फेंका था? जब ऐसा है तो तुम आज यहां क्यों आई? यह सुनकर लू यूडिंग ने अपने होंठ थोड़े खोले। उनकी त्योरियां चढ़ गईं। तुमने ब्रेसलेट नहीं उठाया। मैंने अविश्वास में उनकी तरफ देखा। तुमने उसे फेंक दिया था, मैं उसे वापस क्यों उठाऊंगा? यह हास्यास्पद है। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं जा रहा हूं। जैसे ही मैं जाने वाला था, लू यूडिंग ने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी आंखें डार्क हो गईं। इस बात का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। यह कहने के बाद उनकी तीखी नजर मुझ पर टिक गई। मैंने अपना बायां हाथ उठाया और लू यूडिंग के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशाना लगाया। उन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया दी, अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूर हट गईं। मैं उनके चेहरे को केवल थोड़ा सा छू पाया। लू यूडिंग का चेहरा एकदम ठंडा हो गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। क्या मैं पिछली बार चूक नहीं गया था? तुम्हारा थप्पड़ बिल्कुल ठीक लगा था। क्या तुम वाकई सोचती हो कि इस सब के बाद भी हम साथ रह सकते हैं? तुम इस बात को लेकर क्यों चिपकी हुई हो? लू यूडिंग ने अधिकार से कहा। क्या तुमने सबसे पहले मेरा कप नहीं तोड़ा था? यह सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं लू यूडिंग से पूरी तरह निराश हो चुका था। मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से प्यार करने पर खुद पर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। अंत में मैंने बस पूछा, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आता? मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। दफा हो जाओ। मेरे सामने दोबारा मत आना। अगर तुम इतनी ही पुरानी यादों में खोई हो तो जाओ और अपने एक्स को याद करती रहो। सिर्फ अपने एक्स को ही नहीं, अपने एक्स के एक्स को भी। इसी के साथ मैं घर चला गया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। बेडरूम में अजीब सी खामोशी थी। पहली बार मेरे पास लू यूडिंग से कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं उनसे बहस भी नहीं करना चाहता था। क्या वह वाकई नहीं समझती थीं? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा था वह एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध बातचीत की तरह था। वह महत्वपूर्ण हिस्सों से बच रही थीं, बदले में मामूली विवरणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थीं। लू यूडिंग अच्छी तरह जानती थीं कि वह कहां गलत थीं। वह बस इसे स्वीकार करने से इनकार कर रही थीं। वह मेरे पहले हार मानने का इंतजार कर रही थीं ताकि वह इसे बाद में उठा सकें। लेकिन इस बार वह गलत थीं। मुझ पर हाथ उठाना मेरी आखिरी सीमा थी। अब वह चाहे कुछ भी कर लें, सब बेमतलब था। मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर के घुटन भरे अंधेरे को घूरता रहा। कम से कम चांद आसमान में ऊंचा था। इसने बहुत ज्यादा उजाला नहीं किया, लेकिन किसी तरह मेरा दिल थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अगली सुबह मैं कैफे नहीं गया। मुझे सोने में परेशानी हुई थी और मैं सुबह 10 बजे ही जागा। मुझे एक फोन कॉल ने जगाया। आधी नींद में मैं अपने फोन की तरफ बढ़ा। आंखें सिकोड़ते हुए मैंने कॉल का जवाब दिया। यह जियांग यू था। हे, तुम अभी तक नहीं उठे? पिछले कुछ दिनों से मैंने सुना है कि तुम सुबह सुबह कैफे में आ जाते हो। पूरे दिन बिजी रहते हो। जियांग यू ने आज तुम्हें दुकान पर नहीं देखा। मैं बिस्तर पर करवट बदला। मैं आज देर तक सोया, इसलिए मैं नहीं गया। जियांग यू को शक हुआ कि मैं उदास महसूस कर रहा हूं, शायद फिर से लू यूडिंग के कारण। लेकिन वह सीधे नहीं पूछना चाहता था, इसलिए उसने टटोलते हुए पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आऊं? मैंने तुरंत मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर जियांग यू ने कहा, तो फिर बाहर आओ, चलो साथ में लंच करते हैं। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो चलकर मुफ्त में खाते हैं। मैं मान गया। ठीक है। मैं तुरंत उठा और फोन रख दिया। तैयार होने और कपड़े बदलने के बाद मैंने अपनी कार की चाबियां उठाईं और उस पते की तरफ चल दिया जो जियांग यू ने मुझे दिया था। जब मैं पहुंचा, जियांग यू और चू वेनर पहले से ही गेट पर इंतजार कर रहे थे। मैंने उन दोनों का अभिवादन किया। जियांग यू ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम 10 बजे क्यों जागे? कल रात ठीक से सोए नहीं? मैंने आह भरी। मैं सोने के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में था। जब हम एक प्राइवेट रूम में बैठ गए तो मैनेजर ने मुझे एक बार देखा। क्या टिन किंग, लू यूडिंग कल रात तुमसे मिलने आई थी? मैंने सिर हिलाया और अपनी कनपटियों को मलते हुए जवाब दिया। सिर्फ उसे देखने से ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैं उससे एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। वह इंसानों की भाषा नहीं समझती। चुवेनर हंसी। खैर, वह अभी भी तुम्हारे उससे फिर से प्यार करने का इंतजार कर रही है।
जियांग यू ने त्योरियां चढ़ाईं। उसे इग्नोर करो। छू वेनर ने आह भरी। वैसे जब तुम पहले डॉक्टर के पास गए थे, क्या तुम्हारी मां को पता था? मैंने सिर हिलाया। जी नहीं, मैं अपनी मां के हॉस्पिटल नहीं गया था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले। चू वेनर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे और लू यूडिंग के बारे में पूछें? यह सुनकर मैंने कुछ देर सोचा और कहा, जब ऐसा होगा तब मैं देख लूंगा। छू वेनर ने अपना सिर झुकाया। अंकल लू और आंटी शेन लू यूडिंग से अपनी बहू के रूप में बेहद संतुष्ट हैं। लूसियन, तुम्हारे सामने एक कठिन लड़ाई होने वाली है। तब जब चू वेनर ने जियांग से सुना था कि लू यूडिंग ने एक टूटे हुए कप पर शेन को मारा था, उसने सोचा था, क्या उसका दिमाग वाकई सिर्फ उस कप से भरा है? क्या वह वाकई इसके लायक था? मैं खाता रहा और विषय बदल दिया। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। क्या तुम लोग आज बहुत बिजी हो? अगर नहीं तो लंच के बाद शॉपिंग पर चलते हैं। दोनों ने कहा कि वे बिजी नहीं हैं। हम इसे शॉपिंग कह रहे थे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे बस मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अंत में उन्होंने मेरी डिक्की को चीजों से भर दिया। घर जाने से पहले मैं इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी टाउन के पास से गुजरा। मेरे माता पिता का घर पास में ही था। मैंने कार सीधे सोसाइटी के अंदर चला दी। कार से उतरने से पहले मैंने अपने पापा को फोन किया। जब कॉल कनेक्ट हुआ तो मैंने पहले कहा, पापा क्या आप अभी तक घर पहुंचे हैं? मैं सोसाइटी में नीचे हूं। मैं आज रात स्वीट एंड सोर रिब्स, खट्टी मीठी पसलियां और क्रिस्पी पोर्क खाना चाहता हूं। मेरे पापा लू शियाओमिंग ने बेबसी से जवाब दिया, मुझे डर है कि आज रात ऐसा नहीं हो पाएगा। आज रात पुराने दोस्तों के साथ मेरी एक डिनर मीटिंग है, लेकिन शेन, तुम्हारी मां और मैं तुम्हारी तरफ से स्वीट एंड सोर रिब्स और क्रिस्पी पोर्क खा लेंगे। मैं अवाक रह गया। मैं भी खाना चाहता हूं। लू शियाओमिंग बेबसी से मुस्कुराए। ठीक है, मैं अगली बार तुम्हारे लिए बना दूंगा। शाम काफी हो गई है, अपने लिए कुछ बना लो। मैंने फोन रख दिया। उसके तुरंत बाद मुझे मेरे प्यारे पापा की तरफ से मनी ट्रांसफर मिला। ट्रांसफर नोट में लिखा था, स्वीट एंड सोर रिब्स, क्रिस्पी पोर्क। बेशक मैंने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मैं सोसाइटी के गेट से बाहर निकला। इत्तेफाक से मैं जियांग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के पास से गुजरा। मैंने अचानक देखा कि कुछ हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां स्कूल के गेट से बाहर आ रहे थे। मैं खुद को गेट के सामने तिरछा कार पार्क करने से रोक नहीं पाया। मैंने खिड़की नीचे की, दोनों हाथों को कार की खिड़की पर टिकाया। मैंने बाहर देखा। हैंडसम लड़कों और खूबसूरत लड़कियों को देखने से वाकई मेरा मूड सुधर जाता है। शाम के 4 बज चुके थे। मैं लगभग 7 या 8 मिनट से देख रहा था। छात्रों की लहर के बाद लहर बाहर आ रही थी। अचानक मेरे अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की कुछ यादें ताजा हो गईं। मैं पूरी तरह से अपने विचारों में खो गया था। तभी पास से एक जानी पहचानी आवाज आई, मिस्टर लू। यह सुनकर मैंने जल्दी से अपनी कार के सामने खड़ी महिला की तरफ अपना सिर घुमाया। वह मिस शिया थीं। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और कार की खिड़की से अपने हाथ पीछे खींच लिया। मिस शिया, क्या इत्तेफाक है? आप यहां क्या कर रही हैं? मैं शिया माउंटेन से वापस आ रही थी और मुझे यह कार जानी पहचानी लगी। फिर मैंने लाइसेंस प्लेट चेक की और महसूस किया कि यह आप हैं। शिया ने जियांग यूनिवर्सिटी की तरफ इशारा किया। मैं यहां काम करती हूं। मैं तो बस जियांग यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहा था। उसने कुछ उलझन के साथ मेरी तरफ देखा। आप यहां क्यों घूम रहे हैं? मुझे अचानक अजीब लगा। क्या मुझे उसे बताना चाहिए था कि मैं उनके स्कूल के हैंडसम लड़कों और खूबसूरत लड़कियों को देख रहा था? मैंने इसे अलग तरह से पेश करना चुना। मेरे माता पिता का घर पास में ही है। मैं पास से गुजर रहा था और देखा कि ये छात्र ऊर्जा से भरपूर दिख रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ और नजरें डाल ली। शिया ने मेरी नजर का पीछा किया। ठीक स्कूल के गेट पर एक छात्र जो ऐसा लग रहा था मानो पूरी तरह से जागा नहीं है, बाहर आया। समझ गई? मैंने सिर हिलाया। सही कहा। शिया स्कूल के गेट की तरफ देखती रहीं। वे वाकई काफी ऊर्जावान दिखते हैं। फिर उनका लहजा बदला। क्या आप अपने माता पिता के घर जा रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। मेरे माता पिता डिनर के लिए बाहर गए हैं। मैं खुद खाना बनाने घर जा रहा हूं। मैं रुका, फिर धीरे से शिया की तरफ देखा। मिस शिया, क्या आप साथ में डिनर करना चाहेंगी? शिया ने अपने होंठ भींचे और 2 सेकंड के लिए चुप रहीं। मिस, कार बस आगे है, मैं थोड़ी देर में आपके पीछे आती हूं। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, अचानक 2 या 3 मिले जुले लड़कों और लड़कियों की आवाजें गूंज उठीं। गुड बाय प्रोफेसर। मैंने कार की खिड़की के बाहर छात्रों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उस पल उन 3 छात्रों ने भी मुझे वापस देखा। मुझे अचानक थोड़ा अजीब लगा। उनकी आंखें बहुत साफ थीं। उनमें थोड़ा सम्मान भी था।
शिया ने उनकी तरफ सिर हिलाया, फिर अपना हाथ हिलाया और कहा गुड बाय। जैसे ही मैंने जाने के लिए कार स्टार्ट की, वे 3 छात्र अभी भी मुस्कुरा रहे थे और मेरी तरफ हाथ हिला रहे थे। मैंने एक शालीन मुस्कान दी। जाने से ठीक पहले मैंने उनकी बातचीत सुनी। ये वाला दिखने में अच्छा है, वह वाली दिखने में अच्छी है। मैंने जानबूझकर गाड़ी धीमी की। शिया ने देखा कि उनकी कार मेरे रियरव्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में दिखाई दे रही है। तभी मैंने स्पीड बढ़ाई। मैं पहले अजीब महसूस करने में बहुत बिजी था। क्या छात्रों ने उन्हें प्रोफेसर कहा था? मैंने थोड़ा हैरान महसूस करते हुए आगे देखा। क्या मैंने गलत सुना था? मिस शिया मेरे जितनी ही उम्र की दिखती हैं। केवल 26 साल की उम्र में वह इतनी कम उम्र में प्रोफेसर बन गई। मेरे पापा केवल 32 साल की उम्र में प्रोफेसर बने थे और मैं पहले से ही सोचता था कि यह अविश्वसनीय था। क्या मिस शिया वाकई इतनी अद्भुत हैं? या शायद वह वास्तव में 30 की उम्र की महिला हैं, लेकिन वैसी दिखती नहीं हैं। मैं आज रात जियांग यूनिवर्सिटी के युवा प्रोफेसरों के बारे में सर्च करूंगा। ऐसी चौंकाने वाली खबर निश्चित रूप से स्कूल द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई होगी। उनके बारे में जानकारी ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने एक चीनी रेस्टोरेंट चुना जहां मैं अक्सर जाता था। मैंने हमेशा सोचा है कि उनके स्वीट एंड सॉर रिब्स बहुत प्रामाणिक हैं। मैंने कार पार्किंग में खड़ी की, बाहर निकला और मिस शिया का इंतजार करने लगा। शिया कार से बाहर निकली, रेस्टोरेंट के नाम पर एक नजर डाली, फिर मुझसे सुना कि क्या यह जगह ठीक है। उन्होंने सिर हिलाया और हां कहा। फिर हम साथ साथ रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वेटर हमें खिड़की वाली सीट पर ले गया। सम्मानपूर्वक उसने हमें खाना ऑर्डर करने के लिए एक टैबलेट सौंप दिया। मैंने शिया को उनके स्वीट एंड सॉर रिब्स और क्रिस्पी पोर्क के बारे में बताया। कहा कि दोनों बेहतरीन हैं। जैसे ही मैंने बात की, मैंने टैबलेट पर उन 2 डिशेस को चुना। अपनी पसंद के व्यंजन चुनने के बाद मैंने टैबलेट नीचे रख दिया और शिया को कुछ चुनने दिया। उन्होंने जल्दी से अपनी पसंदीदा चीजें चुनी, फिर टैबलेट नीचे रख दिया। वेटर ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, हमसे एक पल इंतजार करने को कहा, फिर चला गया। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मिस शिया बिल्कुल भी दिखावटी नहीं है। वह व्यावहारिक हैं। वह बस वही करती हैं जो करने की जरूरत होती है और फालतू बातें नहीं कहती। इसके बारे में सोचते हुए मैंने उनसे पूछा, पहले आपके स्कूल के एंट्रेंस पर मैंने लोगों को आपको प्रोफेसर कहते सुना। शिया ने विषय से परहेज नहीं किया। हाँ, मेरा प्रमोशन पिछले साल हुआ था, उन्होंने शांति से जवाब दिया। वह सचमुच मेरी उम्मीदों से परे था। यह डिनर का समय था, लोग आ जा रहे थे और रेस्टोरेंट जीवंत हो रहा था। वेटर द्वारा सभी डिशेस लाने के बाद मैंने उनसे कहा, उनके स्वीट एंड सोर रिब्स ट्राई करिए, वे सचमुच स्वादिष्ट हैं। यह सुनकर शिया ने अपनी चॉपस्टिक उठाई। उन्होंने रिब का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रखा। इसे चखने के बाद उन्होंने सिर हिलाया। यह काफी अच्छा है। मैंने फिर क्रिस्पी पोर्क की प्लेट की तरफ इशारा किया और यह क्रिस्पी पोर्क। शिया की चॉपस्टिक क्रिस्पी पोर्क की तरफ बढ़ी। उन्होंने एक निवाला लिया, फिर से उन्होंने सिर हिलाया। यह भी काफी अच्छा है। उनकी मंजूरी पाकर मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। फिर मैंने अपना सिर झुकाया और खाने पर ध्यान केंद्रित किया। खाने के दौरान हमने ज्यादा बात नहीं की। हम बस कभी कभार कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते थे। मिस शिया बातूनी नहीं हैं, लेकिन वह कभी चीजों को अजीब नहीं होने देती, इसलिए साथ में खाना खाना बिल्कुल भी असहज नहीं था। डिनर के बाद हम उठे और काउंटर की तरफ बढ़े। शिया पहले अपना फोन निकालने ही वाली थीं, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, यह खाना मेरे पापा की तरफ से है। यह कहने के बाद मैंने पेमेंट कोड आगे बढ़ा दिया। सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मैंने शिया की तरफ एक नजर डाली, इस डर से कि कहीं वह परेशान न हो। इसलिए मैंने उन्हें समझाया, आज मुझे अपने माता पिता के घर डिनर करना था, लेकिन वे एक मीटिंग के लिए बाहर चले गए और मुझे पैसे भेज दिए। इसीलिए मैंने बस इसका इस्तेमाल इस खाने के लिए कर लिया। चूंकि मैंने भी खाया, इसे आप मेरा साथ देना मान लीजिए। ओह, वैसे कल के केक के लिए धन्यवाद। शिया धीरे से मुस्कुराई। तो मुझे आज आपको डिनर ट्रीट देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आपका स्वागत है। मैं अब काफी अच्छे मूड में हूं। कल रात जितना उदास नहीं। मैंने समय देखा, शाम के 7 बज रहे थे। मिस शिया, आपको घर जाना चाहिए और जल्दी आराम करना चाहिए। शिया ने सिर हिलाया। ठीक है, वापस जाते समय ध्यान रखिएगा। मैं कार में बैठा और उनकी तरफ हाथ हिलाया। वह अपनी कार में बैठ ही रही थीं। कुछ पलों पहले मुझे देखते हुए
उन्हें ऐसा एहसास हुआ था कि कोई उन्हें देख रहा था। उन्होंने अपना सिर घुमाया और कुछ ही दूरी पर खड़ी महिला को देखा। वह जानी पहचानी लग रही थी। वह पहले कैफे में थी। वह महिला जिसका मिस्टर लू के साथ झगड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह एक एक्स गर्लफ्रेंड है। शिया ने बस उन पर एक नजर डाली, कार स्टार्ट की और चली गईं। उनका चेहरा गंभीर था। लू यूडिंग दोस्तों के साथ डिनर के लिए आई थीं, और जैसे ही वह कार से बाहर निकलीं, उन्होंने मुझे एक ऐसी महिला के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आते देखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि हम दोनों ने कुछ भी अनुचित नहीं किया था, फिर भी उन्हें चिढ़ महसूस हुई। उन्हें कैसे नहीं पता था कि मेरा ऐसा कोई दोस्त है, और हमने साथ में डिनर भी किया। पास में खड़ी एक सहेली ने अविश्वास में कहा, तुम कब से यहां खड़ी देख रही हो? वह तुम्हारा मंगेतर है। अगर तुम उसे किसी के साथ डिनर करते देखती हो तो जाकर पूछ क्यों नहीं लेती? ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें इग्नोर कर देगा। उस वाक्य ने लू यूडिंग की दुखती रग पर हाथ रख दिया। चुप रहो, अपने काम से काम रखो। उनकी सहेली ने बेबसी से कंधे उचकाए, जैसे उसे बिना किसी बात के डांट दिया गया हो। लू यूडिंग ने अपना फोन निकाला और चू वेनर को कॉल किया। वह सीधे मुद्दे पर आईं। क्या वह हाल ही में किसी नई महिला से मिला है? एक विशेष रूप से दिखने में अच्छी। चू वेनर हंसी। यूडिंग, क्या तुम फिर से ज्यादा सोच रही हो? कौन सी महिला? ऐसा कुछ नहीं है। वह आज हमारे साथ बाहर खा रहा था। अगर वह रेस्टोरेंट में नहीं है तो वह या तो काम कर रहा है या घर पर सो रहा है। उसे किसी महिला से मिलने का समय कहां मिलेगा? लू यूडिंग ने बात काटी। मैंने देखा है। छू वेनर ने हुंकार भरी। तुमने उसे एक महिला के साथ डिनर करते देखा? वह जिसके साथ चाहे खा सकता है। यह पूरी तरह से सामान्य बात है, जब तक कि तुमने उन्हें साथ घर जाते ना देखा हो। खैर, नहीं, लू यूडिंग ने स्वीकार किया। उनका लहजा कम कठोर था। तो आज तुम्हें किसने परेशान किया? तुम ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे आग लगी हो। चू वेनर ने आधा मजाक किया। वह सोच रही थी कि कैसे लू यूडिंग एक कप पर परेशान हो गई थी। शेन ने उस पर चिल्लाया भी नहीं था, जो पहले से ही प्रभावशाली था, और अब वह यहां पूछ रही है कि उसे किसने गुस्सा दिलाया। हालांकि लूसियन का किसी महिला के साथ डिनर करना काफी दुर्लभ था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनका रिश्ता निश्चित रूप से विशुद्ध रूप से प्लेटोनिक, मित्रतापूर्ण था। फिर भी कम से कम यह लू यूडिंग को गुस्सा दिला सकता था। लू यूडिंग तुरंत चिढ़ गई। ठीक है, मैं फोन रख रही हूं। चू वेनर की तरफ से कॉल कट गया। उसने तुरंत जियांगयू को एक मैसेज भेजा। लूसियन को लू यूडिंग द्वारा एक महिला के साथ डिनर करते हुए देखा गया। क्या यह उसे मौत तक गुस्सा नहीं दिलाएगा? जियांगयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा हुआ उसके साथ। मैं पहले से ही लू यूडिंग के उदास चेहरे की कल्पना कर सकता हूं। घर लौटने के बाद मैंने शावर लिया। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक मेरा फोन एक कॉल से जल उठा। यह एक अज्ञात नंबर था, लेकिन मेरी पहली वृत्ति यह थी कि यह लू यूडिंग थी। इस बिंदु पर मेरे पास लू यूडिंग से कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए अंत में बहसें वास्तव में केवल खामोशी की तरफ ले जाती हैं। यहां तक कि ठंडी निराशा भी। उनके कॉल्स का जवाब देना केवल खुद को और परेशान करना होगा। फिर भी नंबर लगातार कॉल कर रहा था। मैंने न तो जवाब दिया और न ही फोन काटा। इसके बजाय मैंने छू वेनर को एक मैसेज भेजा। क्या तुम लू यूडिंग से कह सकती हो कि मुझे कॉल करना बंद करे? मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मूल रूप से मैं चाहता था कि जियांगयू लू यूडिंग को बताए, लेकिन मुझे चिंता थी कि जियांगयू आवेगी रूप से काम कर सकता है। इसलिए मैंने इसके बजाय चू वेनर को बताने देने का फैसला किया। चू वेनर ने खुशी खुशी जवाब दिया, यह प्रफुल्लित करने वाला है। वह शायद यह पूछताछ करने के लिए कॉल कर रही है कि तुम दूसरी महिला के साथ डिनर क्यों कर रहे थे। अच्छा हुआ अगर वह आग बबूला है। मैंने उस मैसेज को कुछ देर देखा जो चू वेनर ने भेजा था। लू यूडिंग को कैसे पता चला कि मैंने किसी और के साथ डिनर किया? इसलिए मैंने पूछा, उसे कैसे पता चला? चू वेनर ने जवाब दिया, कोई अंदाजा नहीं। लेकिन जब उसने मुझसे पूछा तो करीब 7 बज रहे थे। वह शायद डिनर के समय तुमसे टकरा गई होगी। 7 बजे के आसपास। वह बिल्कुल वही समय था जब मिस शिया और मैं रेस्टोरेंट से बाहर आए थे। शायद उसने हमें देखा था। अगर लू यूडिंग के गौरवशाली व्यक्तित्व और इस तथ्य के लिए नहीं कि हमने बस बहस की थी और वह मेरे पहले माफी मांगने का इंतजार कर रही थी, तो वह शायद पूछताछ करने के लिए दौड़ पड़ती। मैंने छू वेनर को जवाब दिया, ये उसे कॉल बंद करने के लिए कहो। चू वेनर ने जवाब दिया, समझ गई। चैट स्क्रीन से बाहर निकलने के बाद मैं सोने के लिए अपना फोन नीचे रखने और लाइटें बंद करने ही वाला था। अचानक मुझे मिस शिया के बारे में कुछ याद आया। मैंने सर्च पेज खोला
और टाइप किया जियांग यूनिवर्सिटी शिया। जैसे ही मैंने मिस शिया के लिए सर्च किया, एक नाम तुरंत सामने आया, शिया यूशियन। मैंने सिर्फ एक साइड प्रोफाइल फोटो से इसमें क्लिक किया। मुझे यकीन था कि यह मिस शिया ही थीं। स्कूल के कॉलम में उनके बारे में एक आर्टिकल था, चाइनीज डिपार्टमेंट में सबसे कम उम्र की प्रोफेसर। लिस्टेड उम्र को देखते हुए वह इस साल 28 की होनी चाहिए, लेकिन लंबे समय तक स्क्रॉल करने के बाद भी मुझे सामने की कोई तस्वीर नहीं मिल सकी। ज्यादातर साइड व्यू या बैक व्यू थे, ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ज्यादातर सिर्फ उनके काम, शैक्षणिक शोध पत्र और प्रकाशन थे। मैंने अपनी आवाज धीमी की और चुपचाप दोहराया, शिया यूशियन। बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह नाम गहराई से भरा हुआ लगा, एक सचमुच उत्कृष्ट व्यक्ति। हालांकि हम पहले ही कई बार मिल चुके थे, हमने पहले नामों का आदान प्रदान भी नहीं किया था, फिर भी उन्हें एक दोस्त माना जा सकता है जिससे मैं इत्तेफाक से मिला। मिस शिया का कॉलम पढ़ने के बाद मैंने कॉल्स से परेशान होने के डर से अपना फोन बंद कर दिया। मैंने अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया। केवल तभी मैं सोने गया। अगली सुबह जब मैं जागा तो मैं उठा और एक उत्कृष्ट नाश्ता बनाया। खाने के बाद ही मैं कैफे गया। जब मैं कैफे पहुंचा तो मैंने जियांग यू को भी वहां पाया। मैं स्वाभाविक रूप से उसके सामने बैठ गया। मॉर्निंग जियांग यू। जियांग यू ने मेरे सामने एक नाश्ते की प्लेट बढ़ाई। मैंने सोचा तुम आज सुबह जल्दी दुकान आ जाओगे। भले ही मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था, फिर भी मैंने जियांग यू के लाए नाश्ते के कुछ निवाले लिए। जियांग यू ने अपना शरीर सीधा किया और दोनों हाथ टेबल पर टिका दिए। फिर उसने कहा, तो कल क्या मेरे माता पिता साथ में डिनर कर रहे थे? मैंने टेबल पर सुना। अंकल लू ने तुम्हारे और लू यूडिंग के मैरिज सर्टिफिकेट लेने और शादी करने की बात उठाई। जियांग यू जानता था कि लू यूडिंग के माता पिता लूसियन को बहुत पसंद करते हैं। उसी तरह मेरे माता पिता भी लू यूडिंग को बहुत पसंद करते हैं। अब जब ऐसा कुछ हुआ तो यह सुनना काफी अजीब है। यह सुनकर मैंने अपना हाथ हिलाया। वह लू यूडिंग की गलती है, वे इसका दोष मुझ पर नहीं मढ़ सकते। अगर वे पूछेंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। जियांग यू ने धीरे से सिर हिलाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। जब मैं आज सुबह 8 बजे आया तो मैं उस टेबल को साफ करने की तैयारी कर रहा था। बोलते बोलते उसने कोने में खिड़की के पास वाली टेबल की तरफ इशारा किया। मैंने उस दिशा का पीछा किया जहां उसने इशारा किया था। वह वही सीट थी जिस पर मैं आमतौर पर बैठता था। उसने जारी रखा, अनुमान लगाओ क्या हुआ? वहां यह अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत महिला कॉफी पकड़े हुए उस टेबल पर बैठी थी। मुझे कहना होगा वह सचमुच शानदार थी। मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। उसका एक ऐसा शालीन चेहरा था जो बेहद बुद्धिमान लग रहा था। लेकिन वह केवल 5 मिनट बैठी रही, ठीक 5 मिनट। फिर वह चली गई। जैसे ही मैंने उसका विवरण सुना, मैं तुरंत जान गया कि वह कौन थी। मिस शिया। जियांग यू ने मुझे झटके में देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मैंने सिर हिलाया और लापरवाही से जियांग यू को बताया कि मैं उनसे कैसे मिला। उस समय मैं लू यूडिंग के घर से बाहर भागा, एंट्रेंस पर लड़खड़ा कर गिर गया और अपनी चाबियां खो दी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे तब कितना हताश महसूस हुआ था। फिर वह उन्हें मेरे पास ले आई। मैंने डिलीवरी के लिए भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि शायद उसने मुझे पिटते हुए देखा और सोचा कि मैं दयनीय हूं, इसलिए वह उन्हें ले आई। मैं जारी रखने से पहले एक पल के लिए रुका। इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि बाद में लू यूडिंग एक रात मुझे ढूंढते हुए कैफे आई। हमारी बहस हो गई और उसने मुझे फिर से अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खोते हुए देखा। यह सुनकर जियांग यू जोर से हंसा। फिर तो तुम दोनों सच में किस्मत से जुड़े हो। मैंने एक आह छोड़ी। मैं सालों से इतना दुखी नहीं रहा हूं और किसी तरह वह हर बार इसकी गवाह बन गई। बस इसके बारे में सोचना ही शर्मनाक है। लेकिन हम तो बस इत्तेफाक से मिले थे। तो क्या हुआ अगर उसने इसे देखा? वह दूसरों को बताती नहीं फिरेगी। इसके अलावा मैंने उसे कॉफी और डिनर ट्रीट दी है। वह निश्चित रूप से किसी को नहीं बताएगी। जियांग यू ने मुझे कुछ और बार चिढ़ाया, फिर आखिरकार चला गया। वह कंपनी गया और मैं जियांग यू को उसकी कार तक छोड़ने के लिए उठा। कार को जाते हुए देखने के बाद ही मैं काम जारी रखने के लिए कैफे लौटा। दोपहर में लंच के समय मेरे पापा ने मुझे फोन किया। मैंने आलस से फोन उठाया और उन्हें दूसरी तरफ से कहते सुना, बेटा क्या तुम आज रात डिनर के लिए घर आ रहे हो? मैंने स्वीट एंड सोर रिब्स बनाए हैं और तुम्हारी माँ ने क्रिस्पी पोर्क बनाया है। चाहिए? सबसे पहला विचार जो मेरे दिमाग में आया वह था हां। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कैसे मेरे माता पिता ने कल मुझे टाल दिया था।
यहां तक कि मजाक भी किया था कि उन्होंने मेरी तरफ से इसे खा लिया। इसलिए मैंने शब्दों को वापस निगल लिया। मैंने कल रात पहले ही बहुत खा लिया था, इसीलिए मैं आज नहीं खाऊंगा। आप और मां इसे खाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे वैसे भी खाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर पापा ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, हमारे बेटे का व्यक्तित्व सचमुच बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मां ने उन पर अपनी आंखें घुमाई और पापा ने मुझसे पूछना जारी रखा, तुम सच में नहीं खा रहे हो? हमने आज सुबह ही सामग्री खरीदी है। यह सुनकर मैंने जिद से जवाब दिया, नहीं खा रहा हूं, मैंने कल बहुत ज्यादा खा लिया था। पापा ने जानबूझकर एक आह छोड़ी। ठीक है, फिर बेटा काम पर वापस जाओ, मैं फोन रख रहा हूं। जैसे ही पापा ने फोन अपने कान से दूर किया, उन्होंने मां से कहा, चलो आज रात ग्रिल्ड स्टेक भी बनाते हैं। मैं काम के बाद एक टोमाहॉक स्टेक वापस लाऊंगा। अचानक मैं अब जिद्दी नहीं रहा। मैंने कमजोरी से कहा, अगर यह टॉमहॉक स्टेक है तो इसे थोड़ा नरम ग्रिल करिएगा। मैंने पहले ही अनुरोध करना शुरू कर दिया था। यह देखकर मेरे माता पिता खुशी से हंसे। ठीक है, फिर आज रात घर आओ और हम इसे तुम्हारे लिए बनाएंगे। अपने संकल्प की कमी का तिरस्कार करते हुए भी मेरे चेहरे की मुस्कान ने मुझे पूरी तरह से उजागर कर दिया। फोन रखने के बाद मैं बाकी सब कुछ भूल गया। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता ने जो स्वीट एंड सोर रिब्स और क्रिस्पी पोर्क बनाए थे वे उतने ही स्वादिष्ट थे। यहां तक कि कल का रेस्टोरेंट भी तुलना नहीं कर सकता था। सबसे अच्छा यह सिर्फ एक विकल्प था। दोपहर के 4 बजे मैंने स्टाफ का अभिवादन किया और कैफे से निकल गया। मैंने अपने साथ ले जाने के लिए कुछ फल खरीदे। जियांग यूनिवर्सिटी के पास से गुजरते समय मैंने अपना सिर घुमाया और कुछ सेकंड के लिए देखा। मेरे माता पिता का घर जियांग यूनिवर्सिटी के पास था। कार पार्क करने के बाद मैं फल लेकर अपने माता पिता के घर गया। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मुझे खट्टी मीठी खुशबू के साथ मिले स्टेक की खुशबू आई। मेरे सभी पसंदीदा स्वाद। मैं रसोई में गया और अपने माता पिता का अभिवादन किया। मां ने सिंक की तरफ इशारा किया। जियावान, लूसियन, तुम यहां हो, पहले अपने हाथ धो लो। मैंने जवाब दिया और आगे बढ़ा। मैंने नल के नीचे अपने हाथ धोए, फिर उन्हें सुखाया और टेबल पर डिशेज ले जाने में मदद की। मेरे माता पिता अभी भी रसोई में व्यस्त थे। जल्द ही सभी डिशेज तैयार हो गईं। हम तीनों बैठ गए। मैंने अपनी चॉपस्टिक उठाई ही थी कि पापा ने कहा, कल जब हम डिनर के लिए बाहर गए थे तो हमने अंकल लू और दूसरों के साथ तुम्हारे और टिनकिंग के बारे में बात की थी। उन्होंने जारी रखा, उन्होंने यह भी कहा कि आप दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेने और शादी करने पर चर्चा कर रहे थे। यह सुनकर चॉपस्टिक पकड़े हुए मेरा हाथ रुक गया। मुझे अचानक वह मामला याद आ गया। मैंने कमजोरी से जवाब दिया, मां ने फिर पूछा, तो क्या तुमने फैसला किया है कि मैरिज सर्टिफिकेट कब लेना है? पापा भी काफी खुश लग रहे थे। तुम युवाओं को किसी शुभ तिथि को चुनने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हमें शादी के इंतजामों के बारे में पुराने लू से बात करनी होगी। माता पिता को मैरिज रजिस्ट्रेशन और शादी के बारे में बात करते हुए सुनकर मैंने उनकी तरफ ऊपर देखा। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। स्पष्ट रूप से मेरे लू यूडिंग से शादी करने से बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार हमारे परिवार एक दूसरे को अंदर बाहर से जानते थे और उन्होंने लू यूडिंग को बड़े होते देखा था। वे संतुष्ट कैसे नहीं होते? मेरी अभिव्यक्ति देखकर मेरे माता पिता थोड़े हैरान लगे। जियावान, क्या तुम्हारे और टिनकिंग के बीच कुछ हुआ है? मैंने अपने होंठ भींचे। उस पल मेरी भूख पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपना सिर झुकाकर जवाब दिया, लू यूडिंग और मेरा ब्रेकअप हो गया है। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मेरे माता पिता दोनों स्तब्ध रह गए। फिर मां ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या तुमने यह बात उठाई थी? मैंने सिर हिलाया और उनकी तरफ देखा। हां, मैंने ही यह बात उठाई थी। यह सुनकर मां का हाव भाव तुरंत बदल गया। पापा खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। शियावान, लूसियन, जोड़ों के बीच छोटे मोटे झगड़े सामान्य हैं। रिश्ते उन बाधाओं को पार करने के माध्यम से बनते हैं। गुस्से में आकर आवेगी फैसले मत करो और बाद में पछताओ। छोटी सी बात पर ब्रेकअप करना वास्तव में अनावश्यक है। बोलने के बाद पापा ने एक आह छोड़ी। यह सुनकर मेरा गला सूख गया। जैसे ही मैंने जवाब दिया, मैं नहीं पछताऊंगा, मां ने मुझ पर गुस्से से नजर डाली और कहा, तुम नहीं पछताओगे। यह कहने का क्या फायदा कि तुम नहीं पछताओगे? मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे और टिनकिंग के बीच ऐसा क्या हो सकता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो, वह तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर सकती है? तुम बस जिद पर अड़े हुए हो
और इसे जाने नहीं दे रहे हो? और क्या अंकल लू और आंटी जियाओ ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है? लू यूडिंग के बारे में असंतुष्ट होने जैसा क्या है? उस बिंदु पर मैं चुप हो गया। मैं जानता था कि मेरे माता पिता को जब पता चलेगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है तो वे तीखी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे इस तरह डांटेंगे। हर एक वाक्य ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। आपने दोष देने से पहले कुछ पूछा तक नहीं, तो क्योंकि मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं उनके द्वारा पीटे जाने का हकदार हूं। क्या यही बात है? मुझे अचानक उस दिन लू यूडिंग के मुझे मारने का नजारा याद आ गया, और फिर भी मेरे माता पिता लू यूडिंग की तारीफ करते रहे। जब मेरे माता पिता ने मुझे यह कहते सुना कि मुझे मारा गया है तो वे जम गए। मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा। मुझसे गलती से उनके एक्स का केवल एक कप टूटा था, लेकिन वह वास्तव में मुझ पर नाराज हो गईं और यहां तक कि मुझे मार भी दिया। और वह बार बार मुझे ढूंढने आती रहीं, यह कहते हुए कि मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, यह कहते हुए कि मैं इस मामले को जाने देने से इनकार कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ रहूं क्योंकि तो आपको लगता है कि यह मेरे लिए अच्छा होगा, तो आप मुझे सीधे नर्क में धकेल रहे हैं। यह कहने के बाद मैं खड़ा हुआ, दरवाजा धक्का देकर खोला और घर से बाहर भाग गया। लिफ्ट से नीचे जाते समय मैं अभी भी अपने माता पिता को चिंता से मेरा नाम पुकारते हुए सुन सकता था। पापा ने आह भरी और अपनी पत्नी को वापस रोक लिया। वह इस समय हमें नहीं देखना चाहता, इसलिए चलो उसके पीछे नहीं चलते। मां इतनी चिंतित थीं कि वह रोने लगीं, अपराध बोध से भरी हुईं। उन्होंने लू यूडिंग की इतनी तारीफ करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। मैंने क्यों नहीं पूछा कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। मां ने जो अभी कहा था उसके बारे में जितना सोचा वह उतनी ही दुखी होती गईं। मुझे सचमुच उनसे पूछने की जरूरत है कि लू परिवार ने अपनी बेटी की परवरिश कैसे की। बोलते हुए उन्होंने कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। पापा ने उन्हें रोका। क्या कारण यह नहीं है कि शिया वान ने हमें नहीं बताया क्योंकि वह डर रहा था कि हम लू परिवार के लिए परेशानी खड़ी करेंगे? मुझे पहले जियांग यू को कॉल करने दो और स्थिति के बारे में पूछने दो। कॉल लग गया। पापा ने जियांग यू से पूछा, क्या इस समय बात करने का समय है? जियांग यू को पापा का कॉल पाकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ अंकल लू, बोलिए। यह हमारे लूसियन और लू यूडिंग के बारे में है। क्या आप कुछ जानते हैं? उन्होंने अनुमान लगाया कि जियांग यू शायद कुछ जानता था। कल के डिनर के दौरान जब जियांग यू के माता पिता ने उन्हें लू यूडिंग के बारे में बात करते सुना था तो उनकी मुस्कान बनावटी लगी थी। उस समय उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे शायद कुछ जानते थे। जियांग यू ने संक्षेप में मुख्य बिंदुओं को समझाया। खत्म करने के बाद उसने जोड़ा, लूसियन सचमुच लू यूडिंग से प्यार करता था। ब्रेकअप ने पहले ही उसका मूड खराब कर दिया था। इन पिछले कुछ दिनों के बाद उसने आखिरकार अपनी भावनाओं को काफी अच्छे से नियंत्रित किया है। अंकल, आपको और आंटी को उसे अब और नहीं डांटना चाहिए। उससे ज्यादा बुरा किसी को महसूस नहीं हो रहा है। यह सुनकर पापा ने आह भरी। जियांग यू तुरंत समझ गया। ठीक है अंकल, मैं शेन को देखने जाऊंगा। आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा ने जल्दी से कहा। धन्यवाद जियांग यू। फोन रखने के बाद मां ने पापा से बात की। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को बिना किसी बात के शिकायतें नहीं झेलनी चाहिए। यह कहने के बाद मां ने तुरंत लू यूडिंग की मां को कॉल करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया। अब जब पापा स्थिति समझ गए थे तो वह भी गुस्से में थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बिल्कुल नहीं रोका। इस बीच लिफ्ट से नीचे आने के बाद मैंने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। कड़वाहट, शिकायत और गलत समझे जाने की भावना ने मेरे दिल को भर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चीजें ऐसी क्यों हो गई थीं। स्पष्ट रूप से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी हर कोई मुझे दोष दे रहा था। मैंने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिए और वे थोड़े कांप रहे थे। मैं अपने कानों में कार के हॉर्न बजते हुए सुन सकता था, पर मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद किसी ने अचानक कार की खिड़की पर 2 बार दस्तक दी। मैंने अपना सिर घुमाने के लिए घुमाया। एक जाना पहचानी चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। वह शिया थी। मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। जब शिया ने मेरी आंखों के आसपास का लालपन देखा, यह पहले से ही तीसरी बार था जब उसने मुझे इतना परेशान देखा था, मानो मैं किसी भी पल बिखरने वाला हूं, जैसे हवा का एक झोंका मुझे गायब कर सकता है। उसने अपनी पतली बाहें फैलाईं और मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर छिपा लिया और चुपचाप सिसकने लगा।
शिया मेरे लिए व्यथित महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उनके बगल में लटका हाथ अनजाने में भींच गया। धीरे से मेरी पीठ की तरफ बढ़ रहा था, मानो मुझे धीरे से थपथपाना चाहता हो। लेकिन यह सोचते हुए कि हम केवल अजनबी थे जिन्होंने नामों का आदान प्रदान भी नहीं किया था। उसने आखिरकार अपना हाथ फिर से नीचे कर लिया। तभी उसने अचानक मुझे कहते सुना, मिस शिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मैं लू यूडिंग से बदला लेने के लिए आवेगी रूप से काम कर रहा था। वह हमेशा सोचती थी कि मैं उसके बिना कभी नहीं जी सकता। उसके माता पिता मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात लाते रहे और लगातार लू यूडिंग की तारीफ करते रहे। तो मैं बस किसी और से शादी कर लेता हूं। अगर शिया को गले लगाने ने ही उसे बहुत चौंका दिया था, तो अब मुझे उन शब्दों को कहते सुनकर उसकी पुतलियां और भी अधिक कांप उठीं। शिया अपनी जगह पर जमी खड़ी रहीं। काफी देर बाद ही उन्हें होश आया। उन्होंने धीरे से मेरे हाथ हटाए, मेरी लाल आंखों की तरफ देखा। वह मुझे चोट पहुंचाने में थोड़ी अनिच्छुक महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत गंभीर लहजे में बात की। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते जिससे आप केवल कुछ ही बार मिले हों और जिसका नाम तक न जानते हों। सिर्फ एक पल के आवेग के कारण मेरा दिमाग मटमैला महसूस कर रहा था। मैं कुछ और नहीं समझ पा रहा था। मैं केवल इतना जानता था कि शिया अनिच्छुक थीं। इसके बारे में सोचते हुए यह सामान्य था। मेरी तरह कौन बिना किसी कारण के किसी अजनबी से बेतरतीब ढंग से शादी करेगा? परेशान करने के लिए खेद है। मैं कार में बैठना चाहते हुए पीछे हटा, लेकिन शिया ने मेरी बांह पकड़ ली। उन्होंने मन ही मन चुपचाप आह भरी। आप इस स्थिति में कैसे ड्राइव करने वाले हैं? मैं आपको घर छोड़ देती हूं। शिया ने जो बात मेरे अभी कहने से समझी थी वह थी, चूंकि आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बस किसी और अजनबी से पूछूंगा कि क्या वे मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा, धन्यवाद। फिर पैसेंजर बगल वाली सीट पर बैठ गया। शिया ने सड़क के पार अपनी कार पर एक नजर डाली। मेरी कार की ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले उन्होंने कार स्टार्ट की और मुझे घर ले गईं। पिछली बार जब उन्होंने मेरी चाबियां दी थीं, तो उन्हें रास्ता याद था। मेरा घर कैफे से बहुत दूर नहीं था। फिर मैं धीरे से बोला, मेरे माता पिता सचमुच लू यूडिंग को पसंद करते हैं। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने यह भी नहीं पूछा क्यों। उन्होंने बस मान लिया कि यह 10 से अधिक वर्षों के बाद मेरी गलती थी। मैंने केवल एक कप तोड़ा जो उसके एक्स ने उसे दिया था, और उसने इस पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं धीरे और धीरे से बोला, बस अपने दिल की हताशा को बाहर निकालना चाहता था, वरना इसे रोके रखना असहनीय लग रहा था। शिया ने मेरे कहे हर शब्द को ध्यान से सुना। काफी देर बाद ही वह बोली। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। लेकिन आप किसी से बदला लेने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको किसी व्यक्ति को समझने में अधिक समय बिताना चाहिए। साफ तौर पर कहें तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जिसके मूल्य आपके साथ मेल नहीं खाते, तो आप खुद को फांसी पर लटका सकते हैं और वे फिर भी सोचेंगे कि आप झूले पर झूल रहे हैं। उन्हें ऐसा कहते सुनकर मैंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह सही थीं। उन्होंने आवासीय परिसर के बाहर कार पार्क की। मेरी स्थिति देखकर शिया चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सकीं। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, आई विल वॉक यू अपस्टेयर्स। मैं आपको ऊपर तक छोड़ देती हूं। मैंने सिर हिलाया। हम साथ अंदर गए। मैंने अपने जूते बदले और सोफे पर बैठ गया। मेरी आवाज कमजोर और बेजान थी। मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। शिया की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, यह देखकर कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और ऐसा लग रहा था कि सो गया हूं। उनकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने तुरंत इसे निकाला और कॉल का जवाब दिया। फिर बात करने के लिए बालकनी में चली गईं। लाइन के दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, शिया उशेन। शिया, तुम कहां हो? क्या हमें साथ में डिनर नहीं करना था? तुम कहां चली गई? मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम खुद जाकर खा लो और मेरी कार सड़क के किनारे पार्क है। तुम इसे डिनर के लिए ले जा सकती हो। डिनर के बाद आज रात मुझे लेने आ जाना। इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति जवाब दे पाता, शिया ने जोड़ा, मुझे बताओ कितना खर्च हुआ और मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने जवाब दिया, ठीक है, आज रात मुझे कॉल करना और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। फोन रखने के बाद शिया ने सोफे पर लेटे हुए मेरी तरफ देखा। वह बालकनी से निकली और रसोई में गईं। रेफ्रिजरेटर में देखने के बाद उन्होंने कई सामग्रियां निकाली। फ्रेश फूड कंपार्टमेंट में रिब्स का एक बैग भी था जिसे उन्होंने बाहर निकाला। उन्होंने अपना काला ट्रेंच कोट उतारा। ठीक उसी समय जब वह इसे कुर्सी पर रखने वाली थीं,
उन्होंने मेरे सोने पर एक नजर डाली। उन्होंने इसके बजाय धीरे से कोट मुझ पर उड़ा दिया। फिर उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर उठाई और रसोई में लौट आई। मैं शायद करीब 20 मिनट सोया, हवा में खुशबू सूंघते हुए। मुझे लगा जियांग यू खाना लेकर आया था। मैंने अपनी आंखें मलीं और रसोई में गया। बिना देखे कि कौन है, मैंने आवाज दी, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि वह उन दोनों में से कोई नहीं था, मैंने अजीब तरह से अपनी गर्दन के पीछे हाथ लगाया। मिस शिया, क्या आप खाना बना रही हैं? तुम जाग गए। शिया, जो अभी अभी खाना बनाना खत्म कर चुकी थीं और जाने ही वाली थीं, ने अनुमान लगाया था कि माता पिता द्वारा डांटे जाने के बाद मैंने शायद खाना नहीं खाया होगा, इसलिए उन्होंने जाने से पहले खाना बनाने का फैसला किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी जाग जाऊंगा। शिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाना खत्म कर दिया है, मैं अब जा रही हूं। मैंने टेबल पर रखी डिशेस को देखा। केंद्र में स्वीट एंड सोर रिब्स थे। एक खट्टी मीठी खुशबू हवा में भरी हुई थी। मिस शिया, क्या आप नहीं खाएंगी? तो मैं मुड़ा और शिया की तरफ देखा, जो अपना कोट पहन रही थीं। शिया की नजर मुझ पर टिकी। जैसे ही उन्होंने मुझे रसोई में जाते और चॉपस्टिक के जोड़ों को कटोरियों में निकालते देखा, मैं उनकी तरफ मुड़ा और कहा, खाने का समय हो गया है। शिया जहां खड़ी थीं, वहीं रुक गईं। उनकी गहरी नजर ने देखा कि मैंने कटोरियों और चॉपस्टिक को बड़े करीने से व्यवस्थित किया है। तभी वह टेबल की तरफ बढ़ीं। फ्रीज में जो सामग्रियां थीं, मैंने बस बेतरतीब ढंग से कुछ चुन लिया। मैंने एक मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। मैं वास्तव में आज रात वैसे भी ये डिशेस बनाने की योजना बना रहा था। मैंने रिब्स का एक टुकड़ा उठाया और अपनी कटोरी में रख दिया। स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। मैं उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मिस शिया, आप वास्तव में खाना पकाने में बहुत अच्छी हैं। शिया के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जिसे नोटिस करना मुश्किल था। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी चिंताएं शिया के साथ साझा की थीं। मेरे दिल का भारीपन अब उतना भारी नहीं था। शुरू में भूख नहीं थी, लेकिन अब मुझे सचमुच भूख लगी थी। इसीलिए मैंने सामान्य से थोड़ा तेज खाया। शिया एक तरफ मुड़ी और मुझे गंभीरता से खाते हुए देखती रहीं। मैंने उनकी नजर को महसूस किया और अपने मुंह का खाना निगलने के बाद उनकी तरफ ऊपर देखा। अपनी सूखी आंखें झपकाते हुए मैंने पूछा, क्या मैं तेज खा रहा हूं? शिया ने सिर हिलाया, अपनी नजरें हटाईं और खाना जारी रखने के लिए अपना सिर झुका लिया। बस मुझे लगता है कि तुम पहली बार मिलने की तुलना में पतले लग रहे हो। तुम्हें और खाना चाहिए। मैंने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं और खाऊंगा। अब से लू यूडिंग मुझे दोबारा उदास करने के लायक कभी नहीं होगी। मुझे इतनी गंभीरता से जवाब देते सुनकर शिया धीरे से हंसी। अंत में मैंने उनके द्वारा बनाए गए स्वीट एंड सोर रिब्स की पूरी प्लेट खत्म कर दी। डिनर के बाद मैंने कटोरियों और चॉपस्टिक को डिशवॉशर में डाल दिया। जब मैं वापस आया, शिया टेबल पहुंचना खत्म कर चुकी थीं। उन्होंने फूलदान को वापस टेबल के केंद्र में रख दिया था और यहां तक कि उसके एंगल को भी थोड़ा एडजस्ट किया था। मैंने शिया को धन्यवाद दिया। मिस शिया, आज मेरे लिए खाना बनाने के लिए धन्यवाद। शिया ने एक टिश्यू से अपने हाथ पोंछे। उन्होंने जवाब दिया, आपका स्वागत है। फिर उन्होंने मेरी तरफ ऊपर देखा। चूंकि तुम अब ठीक हो, मैं पहले निकलती हूं। मैंने धीरे से जवाब दिया, घर जाते समय ध्यान रखिएगा। बोलते हुए मैं उन्हें नीचे तक छोड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन शिया ने मुझे रोक दिया। आराम करो, मैं खुद नीचे जा सकती हूं। वह प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई और रुकी। मुड़कर उन्होंने कहा, मिस्टर लू, भविष्य में अजनबी महिलाओं से बेवजह शादी करने के लिए मत कहना। ऐसी चीजें। मैंने अजीब तरह से सिर हिलाया। समझ गया। शिया के पास अभी भी बहुत सी चीजें थीं जो वह कहना चाहती थीं, लेकिन उन्हें लगा कि यह अनुचित होगा। तो फिर मैं चलती हूं। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गईं। फिर धीरे से इसे अपने पीछे बंद कर लिया। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपना सिर झुकाया और एक सहेली को पता भेजा, जिसमें उन्हें लेने के लिए कहा गया था। जियांग यू और चू वेनर उनके पास से गुजरे। चू वेनर अचानक चलते चलते रुक गई। उसने आवासीय परिसर के बाहर खड़ी शिया की तरफ देखा। जियांग यू ने उस दिशा का पीछा किया जहां वह देख रही थी। तुम क्या देख रही हो? चू वेनर वापस मुड़ी और जवाब दिया, उस महिला का फिगर और मिजाज उत्कृष्ट है। मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, लेकिन जब वह अभी मेरे पास से गुजरी, केवल साइड प्रोफाइल से, मैंने सोचा कि वह वही महिला है जिसे हमने पहले बैंक्वेट दावत में देखा था। जियांग यू ने उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों ने लिफ्ट का बटन दबाया और सीधे 9वीं मंजिल पर चले गए।
डोरबेल बजाने के बाद जियांग यू ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि कहीं शेन रोते रोते सो तो नहीं गया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दरवाजा खुला। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने दिया। तुम दोनों इतनी देर से क्यों आए? नचू वेनर ने मुझे वह टेकआउट बाहर का खाना सौंपा जो वह लाई थी और चिढ़ाया, हमें डर था कि तुम घर पर भूख से मर जाओगे। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, तुम लोग अभी भी इतनी देर से यहां आए। मैंने खाना टेबल पर रखा और उनके लिए पानी डाला।